हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स जितने भी हैं सब मिलकर के हम सब लोग आज छठी पोएम जो कि इसका नाम है ट्रीज, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन ने ये पोएम लिखी है। इस पोएम को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। मैंने इसका पैराफ्रेज आपको कल बताया था, उसमें आपने सुना भी होगा। वो रफ वे में अपन ने उसको पढ़ा था। आज इसको पोएम को पढ़ के देखते हैं। पोएम का नाम ट्रीज है और इतना सिंपल सी पोएम लगती है, देखने में ऐसा लगता है कि ये पोएम बड़ी सिंपल सी है और ऐसा कुछ है भी नहीं कि इस पोएम में कोई बहुत बड़े थॉट्स हों। लेकिन इस पोएम का नाम बड़ा सिंपल रखा गया है, लेकिन पोएम के जो थॉट्स हैं वो बहुत दूर तक ले जाके छोड़े गए हैं। जो कवित्री है एमिली डिकिंसन, वो मैंने आपको बताया था, इसका शमशान घाट के पास, ग्रेवयार्ड के पास घर था। पूरी जिंदगी इसने अलोन, अकेले ही बिताई थी। केवल 9 महीने का एक समय था जो इसने बाहर बिताया था। उसके अलावा इसके जीवन में कोई ऐसा समय नहीं था जब ये कहीं घूमने गई हो या कहीं बाहर रही हो। केवल एक समय इतना सा गुजरा था 9 महीने का, जिसमें ये घर से बाहर रही, यानी पूरा का पूरा जीवन काल घर में गुजरा। इसीलिए एक निराशा की भावना या फिर जीवन से मोह ना होना, इस तरीके का निराशता का जीवन इसके जिया इन्होंने। तो उसी तरीके के भाव इनके पूरी कविता में देखने को मिलते हैं। हम यहाँ इस पोएम को देखते हैं। 4-4 लाइन के इसमें 7 स्टेंजा हैं, 28 लाइन की कविता है। देखते हैं जरा। पोएम स्टार्ट होती है, द ट्रीज, पेड़। मैं इसको आपको उंगली रख करके पढ़ाते हुए चल रहा हूं, आप देखें इसको ठीक से। द ट्रीज, पेड़, लाइक टसेल्स। टसेल्स क्या होता है? जैसे आपने बच्चों के टोपे देखे होंगे, बच्चों की जो ड्रेसेस आती है उसमें गले के पास एक रस्सी से, एक ऊन की रस्सी टाइप सी होती है और उसमें एक गेंद जैसा, जिसमें से रुई सी निकली रहती है या ऊन के हिस्से निकले रहते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। ये बच्चों के जो टोपे आते हैं उसमें से भी एक रस्सी से बॉल जैसे फूंदने बंधे रहते हैं। फूंदने जिसको बोल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ राखी का त्योहार जब मनाया जाता है तो राखी भी ऐसी आती है। एक शादी ब्याहों के अंदर भी एक ऐसी राखी चलती है लाल कलर की, जिसमें एक गेंद, धागे की गेंद सी बना करके रखी जाती है। उसको हिंदी में हम फूंदना बोलते हैं। गुच्छा, धागों का ऐसा गुच्छा बना देते हैं। तो उसी से तुलना कर रही है एमिली डिकिंसन। लाइक शब्द आया है, सिमिली इस्तेमाल की है इसमें। जो लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच जो हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पूरी पोएम पढ़ लेने के बाद मैं आपको उनको पढ़ाऊंगा और फिर ताकि हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे। द ट्रीज, पेड़, लाइक टसेल्स। एमिली डिकिंसन कहती है कि पेड़ जो हैं लाइक टसेल्स, वो फूंदनों की तरह, जैसे फूंदने होते हैं जो गोल गोल गेंदे टाइप होती हैं, हिट करती हैं, वो टकरा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। एंड स्वंग, और हिल रहे हैं। स्वंग यानी मूव करना, इधर उधर हिल रहे हैं। यानी पहली लाइन में डिकिंसन कह रही है कि जो पेड़ हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं का मतलब उनकी टहनियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। जब हवा चलती है तो नेचुरल सी बात है कि पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराती हैं, उसकी पत्तियां हवा के कारण इधर उधर होती हैं। एंड स्वंग, और वो पेड़ जो हैं वो लहरा रहे हैं। देयर सीम्ड, और जब ऐसा होता है, जब ऐसा हो रहा है तब सीम्ड, ऐसा लगता है। सीम्ड यानी प्रतीत होता है। और जब ये ऐसा हो रहा है तब ऐसा लगता है कि टू राइज ए ट्यून, कि ऐसा होने पर ऐसा लग रहा है कि एक ट्यून जो है, जब पेड़ टकरा रहे हैं, जब पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि एक ट्यून यानी कि एक धुन, ट्यून यानी धुन, आप नोट करते चल सकते हैं। ट्यून यानी धुन। दोबारा बोल रहा हूँ 2 लाइनों को। डिकिंसन कहती है कि पेड़ जो हैं वो इस प्रकार से, जैसे फूंदने, जब टोपा पहने हुए बच्चे इधर उधर अपने सिर को हिलाते हैं तो वो जो रस्सियां लटकी होती हैं और ऊन के जो फूंदने उनके ऊपर लटके होते हैं वो भी हिलते हैं। तो इस प्रकार के जो फूंदने हैं जब वो हिलते हैं तो उसी प्रकार पेड़ की भी टहनियां या पत्तियां भी इसी प्रकार हिल रही हैं। और ऐसी हिलती हुई पत्तियां राइज ए ट्यून, राइज मतलब है गिव बर्थ, पैदा करती हैं, क्रिएट करती हैं, जन्म देती हैं एक ट्यून को। अर्थात जब पेड़ की पत्तियां ऐसे हिल रही हैं, जब पेड़ ऐसे हिल रहे हैं तो एक ये ध्वनि को जन्म दे रहे हैं। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स, और इन पर ये ध्वनि जो आ रही है किसकी आ रही है? इसमें और भी पत्तियों की ध्वनि तो है ही, साथ में और कुछ जीव जंतु भी हैं जो योगदान दे रहे हैं। वो कौन है? फ्रॉम मिनिएचर, मिनिएचर मतलब सूक्ष्म, छोटे छोटे, माइक्रो
इंग्लिश में अगर पर्यायवाची देखें इसका तो माइक्रो। जो छोटे छोटे हैं क्रेचर्स, क्रेचर्स यानी प्राणी। यहाँ प्राणी से मतलब है मधुमक्खी, जैसे बीज, इंसेक्ट यानी कीड़े, छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो। जो छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे प्राणी जो हैं, एक्कम्पनिंग साथ दे रहे हैं, एक्कम्पनिंग साथ देते हुए द सन सूर्य का। बड़ी सिंपल सी 4 लाइन है और डिकिंसन कहती है कि पेड़ों की तुलना कर रही है कि पेड़ ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कि जो फूंदने लहराते हैं, ऐसे लहरा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से और हिल रहे हैं। देयर सीम टू राइज ए ट्यून। और जब ये पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं, हिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक प्रकार की ट्यून उत्पन्न हो रही है, एक प्रकार की धुन उत्पन्न हो रही है। फ्रॉम मिनिएचर क्रेचर्स, और छोटे छोटे जो प्राणी हैं, एक्कम्पनिंग द सन, वो साथ दे रहे हैं सूर्य का, वो भी सूर्य का साथ दे रहे हैं। अर्थात सूर्य की रोशनी में जब पेड़ हिल रहे हैं, प्रातःकाल का समय है, मॉर्निंग का वर्णन कर रही है कवित्री। जब सुबह का समय है, सूर्य पेड़ों से झांक रहा है जमीन के ऊपर, छोटे छोटे पक्षी और छोटे छोटे जीव जंतु वो लहरा रहे हैं अपनी ध्वनि से, उस वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। ये छोटी सी बात इसके अंदर आई है, कोई ज्यादा बड़ी कल्पनाशीलता इस पोएम के अंदर इन 4 लाइनों में तो अभी तक आई नहीं है। आगे हम देखते हैं, बहुत सिंपल सी लाइन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। वैसे टेंशन भी ना करें, अगर आप 50% भी समझ पाते हैं तो फिर उस बचे हुए हिस्से को, अर्थात 50% या 40% आप पैराफ्रेज में कवर कर पाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर में कवर कर पाएंगे, और उसके बाद फिर एक बार टोटल पोएम पढ़ाने के बाद जो हम रिवीजन करेंगे उसमें आप एटलीस्ट पूरा 100% कवर कर पाएंगे। तो उसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है। पोइट्री समझना बहुत टिपिकल होता है। मैं आपको अभी यहाँ पोएम को रोक के बता दूं थोड़ा सा कि पोइट्री को समझना बड़ा टिपिकल होता है। पोइट्री अलग अलग सेंस देती है। विद एवरी पर्सन पोइट्री गिव्स अ डिफरेंट सेंस। हर व्यक्ति के साथ साथ पोइट्री अलग अलग सेंस देती है। इस बार जब मैं समझा रहा हूँ तो कुछ विचार आ रहे हैं, अगली बार समझाने में कुछ और विचार जुड़ेंगे। माइनस कुछ नहीं होगा, ऐड ही होगा, प्लस ही होगा जो कुछ होगा। तो और पोइट्री, तो अब फिर आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि पोइट्री जब इतना टिपिकल टॉपिक है तो सर ने सबसे पहले क्यों लिया। अपन ने वही काम किया कि सबसे पहले वीडियो क्लास के माध्यम से उसको अभी पढ़ लेते हैं, जब इसको दोबारा एक बार हम पढ़ेंगे, कभी रिवीजन करेंगे इसका जब, तो ये और सॉलिड हो जाएगी और साउंड स्टडी हम कर पाएंगे अच्छी सी। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। फोर साल्ट्रीज। साल्ट्रीज मैंने बताया था आपको, साल्ट्रीज मतलब होता है भजन। जैसे हम भजन गाते हैं, ऐसे क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, क्रिश्चियनिटी में साल्ट्रीज गाते हैं, चर्च के अंदर साम्स गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। तो साल्ट्रीज, सॉरी मैं गलत बोल गया, 4 साल्ट्रीज नहीं है, ये फार है। फार मतलब दूर दूर से। साल्ट्रीज की आवाज सुनाई देती है ऑफ समर, गर्मी के दिनों की। अर्थात मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं में मंदिरों पर घंटियां, गरुड़ घंटे या घड़ियाल बजाए जाते हैं, ये यात्रियों को सूचित करने के लिए पुराने जमाने में किया जाता था। इसी प्रकार से जब मंदिरों पर भजन होते हैं तो वो दूर दूर से सुनाई देता है। इसी प्रकार चर्च के अंदर भी जो भजन होता है तो वो दूर से सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो भजन है वो भजन चर्च का नहीं है, व्यक्तियों द्वारा गाया जाने वाला भजन नहीं है। ये तो पेड़ों के आपस में टकराने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, छोटे छोटे जीव जंतुओं से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को कवित्री ने इस पोयम के अंदर साल्ट्रीज कहा है। और कवित्री कहती है कि ये जो साल्ट्रीज है, ये जो भजन है, फार साल्ट्रीज, अर्थात ये भजन बड़े दूर दूर से आते हुए सुनाई देते हैं। ऑफ समर, गर्मी के दिनों के, अर्थात गर्मी के दिनों में लोग बैठकर जो ईश्वर की स्तुति करते हैं, जो भजन गाते हैं, वो भजन सुनाई देते हैं। अर्थात ये जो पक्षियों का, जीव जंतुओं का जो संगीत है, ये भजन से तुलना की गई है, वो भजन के समान लगता है। और जिस प्रकार आप जानते हैं कि भजन, जिस व्यक्ति का भजन में मन होता है, उस व्यक्ति को उस भजन में वो झूमता है, व्यक्ति उस भजन के अंदर, उसके कानों को प्यारा लगता है। इसी प्रकार ये जो गर्मी के भजन है, यानी जीव जंतुओं का जो संगीत है, एनोमोरिंग मतलब होता है मोहित करना, मंत्रमुग्ध कर देना, एनचांटिंग बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, सिमिलर इसका। और ये जो भजन है, जो सुबह का संगीत है, ये एनचांटिंग करता है, एनोमोरिंग करता है द ईयर, मस्तिष्क को, सॉरी कान को। अब कान से ध्वनि कहाँ जाती है, सीधी हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचती है, और कान के माध्यम से, यानी इंद्रियों का एक अंग ऐसा है कि इसके माध्यम से हम इस मधुर संगीत को सुनते हैं। और ये मधुर संगीत बड़ा आनंददायी लगता है हमको। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाइड। दे यहाँ पर आया है ईयर के लिए। ईयर यानी हमारे जो कान है,
ये संगीत इतना मधुर है कि वे हमारे जो कान है नेवर येट डिड सेटिस्फाई, कि हमारे जो कान है वो सेटिस्फाई नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, अर्थात उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, वो संतृप्ति नहीं होते, तृप्ति नहीं होते। इतना यानी ये संगीत इतना, जिस प्रकार एक भक्ति में लीन व्यक्ति जब भजनों को सुनता है तो उसका भक्ति से मन उठता ही नहीं है, बल्कि वो और उसमें डूबता ही चला जाता है। जिस प्रकार राम को भजने वाला व्यक्ति राम के ही भजन में मंत्रमुग्ध होकर के भगवान का स्मरण करता रहता है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ईश्वर का भजन किया और उसी भजन को करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान की सेवा करते हुए, भगवत सेवा करते हुए भगवान में लीन हो गए। उसी प्रकार से ये जो पक्षियों का भजन है ये कानों को इतना प्यारा लगता है कि दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, कि वो कभी संतुष्टि नहीं होते। यहाँ पर आप अपन थोड़े हल्के मूड में चलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे गंगापुर के खीरमोहन बड़े फेमस हैं, उनको कितना ही खा लो व्यक्ति का मन ही नहीं भरता। अर्थात पेट की सुधा तो शांत हो सकती है, लेकिन मन की और जीव की लालसा सदैव उनको खाने के लिए निरंतर बनी रहती है। तो उसी क्रम में हम यह समझ सकते हैं कि कानों को ये संगीत इतना अच्छा लगता है कि वो संतुष्टि नहीं हो पाते कभी, कान संतुष्ट नहीं होते, अर्थात दे वांट मोर एंड मोर, वो और चाहते हैं, वो और चाहते हैं। आगे चलते हैं। रिमोट टेस्ट, रिमोट टेस्ट मतलब होता है दूर दूर से। When most fair, जब most fair अत्यधिक सुंदर, इतना लिख करके छोड़ा है। पोएम के अंदर लाइन कट होती है, हमको उसको पूरा करना होता है। यहाँ पर बोल रहा है जब दूर दूर से, एमिली डिक्सन कह रही है जब दूर दूर से वो संगीत सुनाई देता है। रिमोटेस्ट, दूर दूर से। रिमोट आप इस्तेमाल करते हैं टीवी में, रिमोट यानी दूरस्थ या दूर। रिमोटेस्ट मतलब सबसे दूर, बहुत दूर दूर से। जब वो फेयर, सुंदर, फेयर शब्द आपने सुना हुआ है, फेयर एंड लवली क्रीम में आता है फेयर यानी सुंदर। जब वो सुंदर संगीत सुनाई देता है तो ये संगीत इतना अच्छा होता है कि हमारे कानों को संतुष्टि नहीं कर पाता, अर्थात पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाता, यानी हमारी संतुष्टि हो ही नहीं पाती। मन चाहता है कि वो संगीत हम सुनते ही रहें। इस प्रकार से पोयम कितने सिंपल थॉट्स के साथ चालू होती है, लेकिन फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो एक भजन की तरफ या ईश्वर की तरफ चली जाती है। आगे देखते हैं हम। द सन, अब तीसरा स्टैंजा पे चल रहे हैं। अब आप, ये एक छोटी सी कल्पना आ रही है जो आप लोग सब लोगों ने महसूस की होगी। एक इमेजरी इस्तेमाल की है कवित्री ने, एमिली डिकिंसन ने। देखें जरा। द सन, सूर्य, शोन चमकता है, जो सूर्य है वो चमकता है। होल, पूरी तरह, वो पूरी तरह चमकता है। कहाँ चमकता है? पेड़ के ऊपर। एट इंटरवेल्स में, अंतराल में, यानी सूर्य जो है वो चमकता है थोड़े थोड़े अंतराल में, यानी थोड़ी देर बाद दिखता है, फिर नहीं दिखता है, फिर दिखता है, फिर नहीं दिखता है। देन हाफ, फिर आधा दिखता है। देन अटर, फिर पूरा। अटर अंडरलाइन करें, कंप्लीटली। हिड, छिप जाता है। कभी सूर्य पूरा दिखता है, फिर कभी आधा दिखता है, फिर पूरा ही छिप जाता है, यानी थोड़ा सा दिखता है, आधा दिखता है, पूरा दिखता है, फिर छिप जाता है। ऐसा चलता रहता है, यानी सूर्य भी लुका छुपी खेलता है। कैसे खेलता है लुका छुपी? आप देखते होंगे पेड़ के नीचे यदि आप बैठ जाएं, यहाँ पर एक इमेजरी काम कर रही है, एक कल्पनाशीलता काम कर रही है कभी की। यदि आप पेड़ के नीचे बैठ जाएं और जब वो पेड़ हिलता है तो सूर्य उसके गैपों में से कभी पूरा दिखेगा, कभी आधा दिखेगा, कभी बिल्कुल छिप जाएगा जब हवा रुक जाती है तो। यानी ऐसा आपने देखा होगा, ये बहुत नॉर्मल कल्पना है एक, ये आपने देखा होगा। तो द सन, सूर्य जो है, शोन चमकता है, होल पूरी तरह, एट इंटरवल्स कभी थोड़े थोड़े गैपों में से। इंटरवल्स मतलब अंतराल या गैप कह सकते हैं हम, जो पेड़ों के बीच में, पत्तियों के बीच में गैप होता है, उसमें से सूर्य पूरा चमकता दिखता है। देन हाफ, फिर आधा दिखता है। देन अटर हेड, फिर पूरा छिप जाता है। फिर कैसा हो जाता है? पूरा छिप जाता है, हेड। एज इफ, अंडरलाइन कर सकते हैं एज इफ को। एज इफ का मतलब होता है मानो की, और ऐसा लगता है मानो की हिमसेल्फ स्वयं। यहाँ ये एक बात नोट करने की है, हिमसेल्फ का एच कैपिटल लिखा हुआ है। आप जानते होंगे, ग्रामेटिकली आपने पढ़ा होगा व्याकरण की दृष्टि से, कि ईश्वर को बताने वाले जितने भी सर्वनाम होते हैं या शब्द होते हैं वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं, यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर सूर्य को सर्वशक्तिमान
के तौर पे दिखाया गया है। वैसे भी सूर्य हमारी इंडियन माइथोलॉजी के अंदर, भारतीय वैदिक पुराणों के अंतर्गत सूर्य को तो पंच देवता के अंदर शामिल किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और माता और गायत्री, ये पंच देवता बताए गए हैं। उनमें सूर्य को, भगवान को, नारायण को साक्षात ब्रह्मा का अंश कहा गया है। तो हम तो सूर्य को, हम वैदिक सनातन परंपरा के लोग सूर्य को देव स्वरूप स्वीकार करते हैं, ईश्वर के, भगवान नारायण की आंखों के समान स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण की आंखों में प्रकाश पुंज विद्यमान है और वो ही इस संसार को दीप्तमान प्रज्वलित रखता है, ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार हम सूर्य को भी मानते हैं। एज इफ, आगे देखिए आप, हो सकता है जितनी माइथोलॉजिकल बात मैं आपको कह रहा हूँ आप समझ ना पाए अभी, क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज की कमी रह सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझें, बहुत ईजी वे में समझें। सूर्य को हम भगवान मानते हैं, एक सिंपल सा थॉट ये है, एज इफ, मानो कि हिमसेल्फ, स्वयं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि सूर्य जो है ना स्वयं वर ऑप्शनल, अपने लिए विकल्प खोज रहा है। अपने लिए क्या कर रहा है? विकल्प खोज रहा है। विकल्प कैसे खोज रहा है? कि कभी तो दिखता है और कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। एंड हेड स्टेट्स, और ऐसा लगता है कि सूर्य जो है ना हेड रखता है, एस्टेट्स जागीर, एस्टेट्स जागीर और क्लाउड, बादल की। यानी सूर्य के पास किसकी जागीर है? बादल की। यानी बादलों की जागीर है सूर्य के पास। सूर्य का जिस प्रकार एक राजा अपने पूरे राज्य पर शासन करता है, उस प्रकार सूर्य बादलों का सम्राट है और कभी भी उनके अंदर चले जाता है, फिर कभी आधा बाहर आता है, थोड़ा बाहर आता है और कभी पूरा बाहर आ जाता है। इस प्रकार से सूर्य बार बार बाहर आकर के एक व्यवस्था उत्पन्न करता है, एक व्यवस्था जो ईश्वर की व्यवस्था है सूर्य, क्योंकि सूर्य का निकलना रोज आवश्यक है जिससे संसार को ऊर्जा मिलती रहे। तो इस प्रकार बार बार सूर्य अंदर आता है, बाहर अंदर हो जाता है, कभी बाहर आता है, अंदर हो जाता है, कभी बाहर आता है। यानी इस प्रकार गेम एक चलता रहता है, खेल चलता रहता है, यानी सूर्य लुका छुपी का खेल खेलता है। तो आज मैंने इस पोएम के आपको 3 स्टेंजा पढ़ के सुनाए। द ट्रीज से लेकर के फार साल्ट्रीज वाला पढ़ा और देन सन शॉन, ये पढ़ा। ये 3 अपन ने पढ़े। इसके बाद आगे के जो बचते हैं वो अपन कल पढ़ेंगे, कल उसको क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।